हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। जो 4th चैप्टर है दैट इज़ सेलिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड से। जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का उसको हम कंप्लीट करेंगे। 10 फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। नाउ वी आर गेटिंग बैक टू 11th फीचर दैट इज़ सेकुलर स्टेट। ठीक है, अब देखिए, इट डज़ नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का सिंपल अगर डेफिनेशन है तो उसका मतलब है एक ऐसी कंट्री जिसमें कोई भी रिलीजन डोमिनेट ना करे, कोई भी रिलीजन ऊपर ना हो, सब रिलीजन्स को सेम देखा जाए, सेम रेस्पेक्ट मिले। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। प्रोविजंस दैट रिवील सेकुलर स्टेट और कैरेक्टर ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट है टर्म सेकुलर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। देखिए, जो वर्ड सेकुलर है ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1949 में, उस समय ये वर्ड नहीं था, डाला नहीं गया था। लेकिन ये जो वर्ड सेकुलर है ये कब ऐड किया गया प्रियम्बल में? इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। देखिए, जो प्रियम्बल है उसके अंदर ये अच्छे से डिफाइन किया गया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सबको इस चीज़ की आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो किसी भी रिलीजन पर, किसी भी रिलीजन पे बिलीव कर सकते हैं, उस पर फेथ रख सकते हैं, वहाँ पर किसी भी भगवान की वो पूजा की, चाहे वो रब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो जिसको मानना चाहे वो उसको मान सकते हैं। ये सिक्योर किया गया हमारे प्रियम्बल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि जो स्टेट है या हमारी कंट्री है वो किसी भी सिटीजन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यदि कोई किसी पर्टिकुलर धर्म से है तो उस व्यक्ति के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस में मेंशन है? आर्टिकल 15 में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके अंदर सभी धर्म वर्ग के लोगों को, कोई भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 16 में। पर्सन इज फ्री टू प्रोग्रेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बताता है कि जो व्यक्ति है वो उसको पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म पे बिलीव कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, जिस पर जो वो करना चाहे, जिस धर्म को अडॉप्ट करना चाहे उसे वो कर सकता है। ये किस चीज़ के अंदर है? आर्टिकल 25 के अंदर। ठीक है, नो पर्सन शैल बी कंपेल टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम कंपेल नहीं कर सकते, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसका हम प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो टैक्स पे करे, नहीं, उसके साथ कोई कंपेल्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 27। एनी सेक्शन शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। किसी भी वर्ग का व्यक्ति है उसको पूरा हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है उसको, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, उसको पूरा क्या है वो उसको कंजर्व कर सके, उसे बचाए, उसके लिए कुछ भी कार्य कर सकता है। डेट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 29। ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये क्या प्रूव करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया को क्या डिफाइन करता है? इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, अगला पॉइंट जो सेकुलर स्टेट में है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि पॉजिटिव कंसेप्ट लिया सेकुलरिज्म का, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, साथ साथ उनको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। सेकुलरिज्म का नेगेटिव कंसेप्ट भी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज़ में है। उसमें क्या करते हैं कि जो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखा जाता है, ठीक है, और साथ साथ रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा है। लेकिन ये चीज़ हम इंडिया में अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिलीजन्स ही इतने सारे हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन होता है तो उसको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है, उनकी सेपरेट कर लेना। लेकिन इंडिया में जो
रिलीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सिर्फ हमने पॉजिटिव कंसेप्ट लिया सेकुलरिज्म का, ना कि नेगेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबॉलिश्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ओल्ड सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसने क्या किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी ख़त्म किया, कि जो ये कम्युनिटी के ऊपर होते थे रिजर्वेशंस उनको ख़त्म कर दिया, जो रिलीजन के बेसिस पे होते थे उनको ख़त्म किया रिजर्वेशंस को। लेकिन हाँ, उन्होंने टेम्प्रेरी रिजर्वेशंस दे दिए, किसको? एससीज को एंड एसटीज़ को, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, सिर्फ इसलिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो पाए, ज़रूरी उनके लिए। लेकिन जो रिलीजन के बेसिस पे हम रिजर्वेशंस देते थे वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दी, ठीक है, वो पुराना सिस्टम था। देखिए अब जो 12th फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज एज बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या अडॉप्ट किया? यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया, किस लिए? इलेक्शंस के लिए, लोकसभा में भी और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उसके लिए भी। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है? Every person above 18 years of age has right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth, etc. देखिए इसका सिंपल मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ऊपर है उसको पूरा राइट दिया जाता है वोट करने के लिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की कि वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस महिला हैं, पुरुष हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उनकी वेल्थ क्या है, गरीब हैं, अमीर हैं, इन सब चीज़ों को साइड रखकर कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोटिंग राइट मिल जाए, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब देखिए वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 21 इन 1989 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। देखिए पहले जो वोटिंग एज थी, हम वोट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 21 का होना ज़रूरी था, लेकिन ये उम्र 21 से 18 कर दी गई घटाकर। किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो एज थी वोटिंग एज वो कब रिड्यूस की गई? 21 से 18 में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब? 1989 में। और इसको आपको याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, जिसके अंदर जो वोटिंग एज थी वो 21 से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष, ठीक है। अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्यों चूज़ किया कि इलेक्शंस होंगे तो इसी तरीके से होने चाहिए कि हर 18 वर्ष के व्यक्ति वोट देने के लिए उन्होंने किया। इसका कारण था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhances the self-respect and prestige of common people, upholds principle of equality, enables minorities to protect their interest and open new hopes for weaker sections। देखिए इसको अडॉप्ट करने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। डेमोक्रेसी की जो भी पर्सपेक्टिव था उसको बहुत ज़्यादा ही एनहेंस करता है, हमारे देश में डेमोक्रेसी अडॉप्टेड है तो ये एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, ये जो कॉमन पीपल है, देश का आम नागरिक है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को और प्रेस्टीज को बढ़ाता है, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है वही देश को चलाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंक्रीज़ करता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को ये बहुत एनहेंस करता है। माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो लोग जिनके छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो या इतनी जनसंख्या उनकी नहीं है, उनको ये इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए नई उम्मीदों के लिए काम करता है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड किया और ये एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। The 13th feature of Indian Constitution is single citizenship. It provides single citizenship to every citizen. Though Constitution is federal and emphasizes a dual polity, center and state, but provides only single citizenship. देखिए हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, सेंटर की अलग पावर्स हैं, स्टेट के अलग पावर्स हैं, ठीक है, डुअल पॉलिटी है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप दी है, मतलब एक नागरिकता, ठीक है। Unlike USA, where a person has dual citizenship, USA and state। देखिए USA में क्या है, अमेरिका में, कि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति है तो उसको डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी। एक तो उसको उसके नेशन की, USA की, दूसरा जिस स्टेट में वो रहता है उसकी। he or she enjoys dual sets of right, one by national government and another by state government। उसको dual set of rights दिए जाएंगे, ठीक है। एक तो उसको किसके द्वारा दिए जाएंगे? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरे किसके द्वारा दिए जाएंगे? जिस स्टेट में वो रहता है उसके द्वारा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। In India, all citizens enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and without any discrimination। देखिए
भारत में चाहे कोई व्यक्ति ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, किसी भी वर्ग से हो या किसी भी रीजन से वो आता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी नागरिकों को सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दिए गए हैं हमारे भारत में, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। लेकिन देखिए, हमने अभी कहा कि उनको सबको सेम पॉलिटिकल राइट्स दे गए, हमने सिंगल सिटीजनशिप भी दे दी, बट स्टिल इंडिया विटनेस कम्युनल राइट्स, क्लास कन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लासेस एंड एथनिक डिस्प्यूट्स। इंडिया में अभी भी कम्युनल राइट्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है। जाति के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, रिलीजन के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, कास्ट के, सबके ऊपर लड़ाई होती है, भाषा के ऊपर भी क्लैशेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ से क्या शो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि इंडिया को एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाया जा सके, एक यूनिटी में रखा जा सके, लेकिन अभी भी वो जो गोल है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये फीचर अभी भी, इसका गोल को अचीव करना बाकी है। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 14th सेलिंग फीचर है वो क्या है, जो उसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाता है, दैट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट इन बोथ, ठीक है, एस्टैब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, इनको तीनों को तो अलग किया ही है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, लेकिन साथ साथ में इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी बनाई हैं, जैसे कि फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, क्यों बनाई गई? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जब वाइस प्रेसिडेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में जो भी इलेक्शंस होंगे वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर जो करते हैं, इस चीज़ का जो ध्यान रखते हैं, उसके लिए जो बॉडी बनाई गई उसका नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के अंडर नहीं आती है, ठीक है। इनको यही काम करना है कि ये मेक श्योर करें कि स्टेट लेजिस्लेचर में या जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट का जो चयन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो चयन हो रहा है, वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं इलेक्शंस या नहीं हो रहे हैं। सेकेंड जो आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या काम करते हैं? दे हैव द वर्क टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट का जो पूरा बही खाता रखते हैं, ठीक है, उसका पूरी जो जानकारी रखते हैं वो कौन रखते हैं हमारे देश में? जिन्हें हम CAG भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो CAG हैं वो एक और काम करते हैं, ही एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, वो जो पब्लिक पर्स है, जनता टैक्स देती है, ठीक है, वो पब्लिक पर्स ही हो गया, उसको संभालने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? उसके गार्जियन कौन है? CAG। साथ साथ में गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, किधर कितना लगा रही है, उसकी लीगलिटी को मेंशन करना, सारी चीज़ों पे कमेंट करना, ये जो सारे काम करते हैं ये कौन करते हैं हमारे देश में? CAG। और ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, ये अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, एक्चुअली में तो एग्ज़ाम की तैयारी हम सिविल सर्विस के लिए करते हैं, लेकिन जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं उन्हें हम कहते हैं UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका काम क्या होता है? टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, हायर सेंट्रल सर्विसेज में और इंडिया सर्विसेज के जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का काम है वो कौन करती है? UPSC। टू एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, और ये किसको एडवाइस करती हैं? प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करती हैं ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। अब ऐसे ही हम PCS कहते हैं, या फिर हम कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसके लिए हम एग्जाम्स देते हैं, स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो इनका काम क्या होता है? टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज एंड टू एडवाइस गवर्नर और डिसिप्लिनरी मैटर्स। स्टेट सर्विसेज का काम जो करेंगे वो कौन करेंगे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। साथ साथ ही किसको एडवाइस करते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स में? गवर्नर को, ठीक है। UPSC किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को। स्टेट में जो मेन होते हैं वो होते हैं गवर्नर, तो उनको कौन एडवाइस करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। Constitution ensures independence of bodies through various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged on consolidated fund of India। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनका जो टेन्योर है, मतलब इनका जो काल होगा उसका ध्यान रखना, साथ साथ इनकी सर्विस कंडीशंस को फिक्स रखना, इनके खर्चे जो होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, मतलब जो इनकी सैलरी वगैरह होती है वो कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है। तो इनकी इंडिपेंडेंस का ध्यान रखने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले कर दिया था, उनके लिए भी उन्होंने प्रोविजंस बना दिए, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ये किसी सरकार के दबाव में, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर वे में अपना काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 15th फीचर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन का ही, दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस।
Constitution contains elaborate emergency provisions to enable President to meet any extraordinary situation incorporated to safeguard sovereignty, unity, integrity and security of Constitution। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय, ठीक है, तो उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी डाले गए। अभी इन इमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत क्या थी? मान लीजिए हमारे देश में कभी लड़ाई हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जो नॉर्मली कोई सरकार नहीं झेल पाई, तो उस समय प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी जाती है कि वो इमरजेंसी प्रोविजन देश में लगा सकते हैं। सिर्फ किस लिए? टू सेफगार्ड सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे उसमें डाले गए। ठीक है, अब ये 3 तरीके के होते हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो पहली इमरजेंसी है दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, आर्टिकल 352। अब आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया। ये कब लगाई जा सकती है? ये तब लगाई जा सकती है कोई बाहर की कंट्री है, ठीक है, हम कोई युद्ध छिड़ गया या देश में कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तो उस समय कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी। युद्ध के समय पर रेबेलियन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से कोई घुसपैठ, उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन बन जाए जब कंट्रोल में वो ना रहे, तो उस समय कौन सी इमरजेंसी लगाई जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 352। ये आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल जो रिलेटेड है दैट इज आर्टिकल 352। अब स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, इस समय किसका रूल आ जाता है उस स्टेट में? किसी भी राज्य में किसका रूल आ जाएगा? प्रेसिडेंट का। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। मान लीजिए कोई राज्य है, अब उस राज्य की गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही है या उस राज्य में सरकार गिर गई, तो उस समय उस राज्य को कौन संभालेगा इतने दिन तक, जब तक उसके अंदर दोबारा से इलेक्शंस का वो प्रोसेस चालू ना हो? तो उस समय लगती है स्टेट इमरजेंसी, और उस स्टेट को कौन संभालता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वहाँ लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। और कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? दैट इज मेंशनड इन आर्टिकल 356। ठीक है, या फिर देखिए स्टेट इमरजेंसी कब लगेगी? जब जो स्टेट है वो किसके अकॉर्डिंगली काम ना करे, किसके डायरेक्शंस पे काम ना करे, सेंटर पे, उस पर। ठीक है, तो उस समय भी कौन सा रहता है? आर्टिकल 365। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है या नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस में कौन सी चीज़ें बताई हुई, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जो थर्ड टाइप की इमरजेंसी है दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगेगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। मान लीजिए भारत में जो हमारे यहाँ पर है वो कोई भी फाइनेंस की ऐसी आपदा आ जाती है या पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है या पैसा नहीं बचता है गवर्नमेंट के पास में, तो उस समय ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 360। ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी लग गई तो उस समय होता क्या है? ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड स्टेट गो इन टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। जब इमरजेंसी लगेगी उस समय क्या होगा? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी पावर सब किसके पास पहुंच जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और स्टेट्स भी जो हैं वो अपना फिर रूल नहीं कर सकते कि अपनी अपनी सरकारें चल रही हैं, नहीं। उस समय जो स्टेट हैं उनको भी किसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इंटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। देखिए, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है या हमारी जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, अपना सेंटर अलग काम करती है, स्टेट अलग काम करता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो तुरंत एक ही यूनिट बन जाता है। उस समय सिर्फ किसका राज चलेगा, कौन रूल करेगा? सेंटर रूल करेगी बिना किसी अमेंडमेंट के। ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर फिर भी किस में चेंज हो जाएगा? यूनिटरी में। सिर्फ किसके दौरान? इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, this transformation of political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of Indian Constitution। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी तक फेडरल चल रहा है, स्टेट अपना आप काम कर रही है, सेंटर अपना अपना काम कर रही है, ठीक है, नॉर्मल टाइम में। लेकिन अचानक से उसे यूनिटरी बना दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम में कि अब सारी जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक फीचर हो जाता है किसका? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहीं पर हमने बता दी इमरजेंसी प्रोविजंस आपको समझा दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए 16 जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज 3-tier गवर्नमेंट। लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेन प्रोविजंस विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। हर कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होता है कि ड्यूअल पॉलिटी होती है, एक तरफ सेंटर वर्क अपना काम करती है, स्टेट अपना काम करती है, यही सारे प्रोविजंस हमारे में दिए गए। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जब अडॉप्ट किया था तो सिर्फ ड्यूअल पॉलिटी थी। ठीक है, सेंटर अपना काम करेगी, स्टेट अपना काम करेंगे, तीसरी गवर्नमेंट या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का कोई कुछ भी मेंशन नहीं था।
लेकिन तब आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992, जिन्होंने क्या किया, एक और फॉर्म को ऐड किया। अभी तक सेंटर था, स्टेट था, लेकिन अब तीसरी चीज़ और जोड़ दी गई, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये आपको याद रखना है कि जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट थी वो कौन से दो अमेंडमेंट एक्ट थे, 73rd एंड 74th। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसने क्या किया, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू पंचायत रूरल लोकल गवर्नमेंट बाय एडिंग अ न्यू पार्ट 9th एंड अ न्यू स्केड्यूल 11 टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन थी किसको, अभी तक पंचायत का कोई पंचायत नहीं होती थी उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है, या कहीं भी पंचायत का कोई मेंशन नहीं था। लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि नहीं, हमारे देश में किसकी और ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट, गाँव के एरिया जो होते हैं उसे हम रूरल एरिया कहते हैं, ठीक है, उसके लिए किसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छे से एक तरीके की गवर्नमेंट उनमें बन जाए, उनको भी अच्छे से तरीके से रखा जा सके, रूल किया जा सके, उनकी परेशानी को सुना जा सके। तो उन्होंने पंचायत को क्या दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि उनको एक पहचान दे दी कि ठीक है आप भी कानूनी रिकॉग्निशन में आते हैं पंचायत को। तो ये आपको याद रखना है कि पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली थी वो किस एक्ट के दौरान मिली थी, दैट वाज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। कौन सा पार्ट में उसको ऐड किया गया, कौन सा पार्ट ऐड किया गया पंचायत के लिए, पार्ट 9th, ठीक है, और कौन से स्केड्यूल में उसको डाला गया, स्केड्यूल 11। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखिए 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गांव के लिए कौन सा था, जो पंचायत को ऐड किया गया था, जिसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज़। देखिए रूरल लोकल गवर्नमेंट में कौन था, पंचायत, उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 73rd, पार्ट 9th और स्केड्यूल 11th, ठीक है। 74th में क्या किया गया कि ठीक है रूरल गवर्नमेंट को या जो गांव वाले इलाके हैं उनके लिए हमने पंचायत बना दी, ठीक है, वहाँ पर लोगों की परेशानी सुनी जाती है, एक छोटे तरीके की छोटी सी सरकार हो जाएगी, लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी। जो शहरी इलाके हैं तो उनके लिए क्या बनाया गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ को क्या कहते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके लिए कौन सा पार्ट ऐड किया गया, 9th ए, पंचायत के लिए 9th, इसके लिए 9th ए पार्ट ऐड किया गया, और साथ ही साथ स्केड्यूल 12 सॉरी इसके लिए 11 था पंचायत के लिए, और इसके लिए स्केड्यूल 12 था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, ठीक है, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया वो कौन सा था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो ये कब बनाया गया, 2011 में। और कौन सा एक्ट था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन दी किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इन्होंने 3 मेजर चेंजेस किए इसके अंदर। कौन कौन से, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि ठीक है आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये जो राइट था इसको क्या बना दिया इन्होंने, फंडामेंटल राइट बना दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। इट इंक्लूडेड अ न्यू DPSP ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसने साथ साथ में एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐड किया, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए एक नया DPSP ऐड किया गया। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 43B, ठीक है। तो ये दो हमने बता दिए। Added a new part 9th B in Constitution which is entitled as the cooperative societies, और इसने cooperative societies के लिए एक नया पार्ट डाला गया, that is 9th B। देखिए 9th डाला गया था पंचायत के लिए, हमने पढ़ा, 9th A डाला गया था म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, वो पढ़ा। अब 9th B जो पार्ट था वो किसके लिए डाला गया, वो डाला गया, इंटाइटल किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और उसके आर्टिकल्स कहाँ तक हैं, आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक है। अभी देखिए हमने फीचर्स पढ़ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या खासियत हैं या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके फीचर्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या डाला गया, उसके क्या क्या फीचर्स थे, यूनिक फीचर्स, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। लेकिन कोई भी चीज़ हो उसकी आलोचना तो की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हुआ, उसके भी बहुत सारे क्रिटिक्स थे, बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फर्स्ट जो चीज़ कही गई उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के बारे में, वो है इट मेंशन इट एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिस्क्राइब कर दिया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने उधारी पे लिया है। क्रिटिक्स डिस्क्राइब्ड इट एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और बैक
ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जगह से पहले पढ़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने उसको पढ़ा, सब जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से देखा, उनको पढ़ा, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से हमने सोर्सेज भी देखे थे, कुछ कनाडा से लिए, कुछ अमेरिका से लिए, कुछ ब्रिटिश से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत बड़ा जो सोर्स था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से उधारी पर ली गई चीज़ें थी। तो क्रिटिक्स ने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि जो हमारे यहाँ का संविधान है वो हमने दूसरों से एक तरीके से मतलब उधारी में लिया है, बट दिस क्रिटिसिज्म इज़ अनफेयर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो क्रिटिसिज्म है या जो इस पे आरोप लगाया जाता है ये बेकार है। क्यों? मेकर्स मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन फीचर्स बोरोड फॉर सुटेबिलिटी टू इंडियन कंडीशंस, क्योंकि उन्होंने ठीक है उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ ली या कुछ चीज़ उन्हें सही लगी तो उन फीचर्स को उन्होंने उठाया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेकिन उससे पहले इंडियन कंडीशंस जो हैं जो हमारा जो इंडिया का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, उसके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसके अंदर चेंजेस किए, तब उन फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म भी इतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक टैग दे दिया गया, इट एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए दूसरा जो इस पे आरोप था कि कुछ लोगों ने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उसको कहा अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट था ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी कार्बन कॉपी है, यानी कि एक तरीके से उसकी फोटो स्टेट निकाल के दे दिया और कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस नहीं किए। एन श्रीनिवासन जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। उन्होंने कहा कि भाषा में भी और वैसे भी देखा जाए तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक 1935 का जो एक्ट है उसकी कॉपी है। ये किसने कहा? एन श्रीनिवासन ने। पी.आर. देशमुख जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारे इंडिया का वो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, जिसके अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ ऐड कर दी है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज का जो फीचर है उसको हमने ऐड कर दिया, बाकी वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा आरोप था या क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूशन को जो दिया गया। थर्ड जो था वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया अन इंडियन या एंटी इंडियन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को शो नहीं करता है, जो हमारे इंडिया में स्पिरिट है उस चीज़ को कुछ भी शो नहीं करता है। द फॉरेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुटेबल टू इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने इसको कहा ये संविधान हमने अडॉप्ट किया है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से एक तो दूसरे फॉरेनर्स सारी चीज़ें पढ़ी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वहाँ से उठाए गए। ठीक है, इसलिए वो हमारी इंडिया की सिचुएशन है उसको मैच नहीं कर पाएंगे, ना वो यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अन इंडियन भी कहा गया, एंटी इंडियन भी कहा गया। दूसरा उसे कहा गया एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंगली भी वो नहीं था। ठीक है, तो उसको दूसरा नाम क्या दे दिया गया? अन गांधीयन। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी की फिलॉसफी और आइडियल्स को नहीं मानता था, इसलिए उसको ये नाम भी दे दिया गया। तो ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिए गए। अब जो लास्ट है दैट इज एलिफेंटाइन साइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्की एंड टू डिटेल्ड एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। अब कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया कि एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो अननेसेसरी एलिमेंट उसके अंदर डाल दिए गए हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। तो फिफ्थ जो क्रिटिसिज्म लगा कॉन्स्टिट्यूशन पे दैट इज़ एलिफेंटाइन साइज, उसके बड़े साइज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो होता है हमारा एंड होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा आपकी बुक के इसी चैप्टर के लास्ट में आर्टिकल्स को, पार्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन मैं अभी उन्हें इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम उन एक एक चैप्टर को डिटेल में, एक एक आर्टिकल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर का एंड करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।